हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे मॉडर्न अलजेब्रा के इस 5th लेक्चर में। आज का जो अपना लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को नंबर थ्योरी बेसिकली स्टार्ट कराने जा रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट किया था, दैट वाज डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स। हम कैसे कहते हैं कि कोई ए जो है वो किसी बी को डिवाइड करता है, और उसमें हमने ये भी बात करी थी कि जब भी हम कहेंगे कि ए बी को डिवाइड करता है तो ध्यान में रखना है कि ए हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। जिससे भी डिवाइड करने की बात की जा रही है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो डजंट डिवाइड एनीथिंग, है ना। ये हमको एक बेसिक चीज़ पता है ना। तो हम नहीं चाहते कि हम जब भी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बनाएं तो ऐसी कुछ दुविधा में पड़ें कि जीरो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने साफ साफ कह दिया कि जब भी ए डिवाइड करेगा किसी भी बी को तो ए हैज़ टू बी नॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद हमने 2-3 जो है सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखी थी। आज क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं लेक्चर में, लेट्स जस्ट क्विकली सी दैट। तो पहला तो हम डिवीजन लॉगरिथम करेंगे, जो मैंने वैसे तो कहा था लास्ट लेक्चर में ही करा दूंगा, बट समय अभाव के कारण मैंने नहीं कराया वो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ही कराऊंगा तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलो रिलेशन क्या होता है और अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट डिजिट एंड लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक फंक्शंस। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक कवर हो जाए, बट अगर इनमें से एक आध टॉपिक जैसे मुझे लग रहा है शायद लास्ट वाला टॉपिक हम ना कर पाएँ, तो अगर हम कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बट वी विल ट्राई कि हम इतना सारा कवर कर सकें। लेट अस बिगिन विद डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाने से पहले आपको मैंने डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट बताया था वो आपको ध्यान में रखना है कि कब हम कहते हैं कि कोई किसी को डिवाइड करता है। तो हमने आपसे कहा था कि ए डिवाइड्स बी इफ बी कैन बी रिटन एज, पहली बात ए नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट ए डिवाइड्स बी, वी आर ऑल अज्यूमिंग दैट ए इज नॉन जीरो, ठीक है। तो ए अगर नॉन जीरो है तो हम कहेंगे वो डिवाइड करेगा बी को। अगर आप बी को लिख पाओ ए इंटू यू, है ना, फॉर सम इंटीजर यू, और यहाँ ए और बी भी इंटीजर, ये हम डिवीजन की जो बात कर रहे हैं वो इंटीजर्स में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमने बताया था। अब एक चीज़ है, नोटेशन है जो हम बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे कि कभी भी अगर अपने को बोलना है ना कि ए डिवाइड्स बी, तो ए डिवाइड्स बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस थिंग दैट ए डिवाइड्स बी इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ए वर्टिकल लाइन बी, तो ए वर्टिकल लाइन बी का मतलब ये नहीं कि मैं ए अपॉन बी कर रहा हूँ। ए वर्टिकल लाइन का मतलब ये भी नहीं कि मैं बी अपॉन ए कर रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। बस मतलब जहाँ मुझे ए डिवाइड्स बी लिखना है वहाँ मैं लिखूंगा ए वर्टिकल लाइन बी। उसको पढ़ोगे क्या, उसको पढ़ोगे यही दैट ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ए वर्टिकल लाइन बी को हम क्या पढ़ेंगे, दैट ए डिवाइड्स बी, ओके। तो ये हमारे पास नोटेशन होगी ए डिवाइड्स बी के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे कह पाऊंगा कि 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6, 4 डिवाइड्स 12, 8 डिवाइड्स 32 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। और अगर मुझे कहना है कि ए डिवाइड नहीं कर रहा है बी को तो मैं कैसे लिखूंगा वो भी देख लीजिए। अगर मुझे कहना है, नेक्स्ट नोट या नोटेशन इफ यू वांट यू कैन राइट, अगर मुझे कहना है कि ए डजंट डिवाइड बी, ए डज नॉट डिवाइड बी, ये मैं कब बोलूंगा, इफ मतलब सॉरी, ए डज नॉट डिवाइड बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वर्टिकल लाइन, ये काट दिया, और फिर बी। कुछ लोग ऐसे तिर्यक भी काट देते हैं, कुछ किताबों में यू विल बी एबल टू सी की ऐसे कर देते हैं। कैसे देखना, इन सम बुक्स दे ऑल्सो राइट दिस, ए वर्टिकल लाइन फिर ऐसे ये स्लैंट लाइन फिर बी। इसका मतलब भी वही है दैट ए डजंट डिवाइड बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा 6 डजंट डिवाइड 4, 4 doesn't divide 6, 8 doesn't divide 12 and so on,
ठीक है ना। तो डिवाइड्स को कैसे लिखते हैं, डजन डिवाइड को कैसे लिखते हैं, वो चीज़ हमने आपको क्लियर कर दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिविजन एल्गोरिथम। सो व्हाट इज डिविजन एल्गोरिथम? मान लीजिए कि मेरे पास दो इंटीजर्स हैं जिसमें b ग्रेटर देन 0 है। दो इंटीजर अपने पास a और b जो है पॉजिटिव है। अब मान लो मैं एक सेट बना रहा हूं। अब बस इस डिस्कशन से क्या हासिल होगा वो देखना। सपोज कर मैं एक सेट बना रहा हूं s इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, जहाँ पे a और x जहाँ पे x ऐसा इंटीजर है कि जो a माइनस बी एक्स है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना। तो ऑब्वियसली इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी इसमें मैं अभी यूज़ करूंगा जो आपने सुना होगा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, जो कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैज़ द लीस्ट एलिमेंट, है ना। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, इट विल ऑलवेज हैव द लीस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट मिले जरूरी नहीं है, बट लीस्ट हमेशा मिलेगा। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे, इसको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, सपोज आई हैव दिस, डेफिनेटली इट इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिट 0। द क्वेश्चन इज वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। क्वेश्चन है कि क्या ये एम्प्टी सेट होगा। तो इधर देखना, अगर मैं कंसिडर करूं, मैं कंसिडर करता हूं a माइनस मॉड a इंटू एक्स, विच इज एक्चुअली a प्लस मॉड a इंटू एक्स। ये मैं कंसिडर कर रहा हूं। देखो ये जो है, ऐसा मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूं, जो मुझे इसमें एलिमेंट चाहिए a माइनस सम, एक मिनट जस्ट मिनट, यहाँ पे ये b लिखना है मुझे। ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं इसमें वो a माइनस बी एक्स टाइप के होते हैं, जहाँ x कुछ भी हो सकता है ना। आप चाहो तो a माइनस एक्स भी लिख दो, बट a माइनस एक्स बी या a माइनस बी एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस a माइनस एक्स बी, जहाँ x मुझे ऐसा लेना है कि a माइनस बी एक्स या a माइनस एक्स बी नॉन नेगेटिव। मैं इसको x क्लेम करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये x लेने पे ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। बट क्वेश्चन इसकी क्या सच में आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा। अच्छा, अगर आ गया, अगर x को माइनस ऑफ मॉड a लेने पे ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया सपोज करो, तो इसका मतलब ये फिर किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये पूरा दिस होल थिंग विल बी एन एलिमेंट ऑफ s, एंड उससे ये प्रूव हो जाएगा कि s नॉन एम्प्टी है। बट द क्वेश्चन इज कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों है, और है तो क्यों है ना। ग्रेटर इक्वल टू 0 है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो देखिएगा, तो अगर मैं b की बात करूं, क्योंकि b नॉन जीरो है, सॉरी इनफैक्ट b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो मॉड b डेफिनेटली 1 या 1 से बड़ा होगा, है ना। मॉड b डेफिनेटली 1 या 1 से बड़ा होगा। तो अगर मैं आगे भी बात करूं, नाउ जो आपका मॉड a होता है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू मॉड a इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू माइनस a। नहीं, मॉड a इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू माइनस a, ऐसा होता है हमेशा। ठीक है, ओके। अब तो b के ऊपर तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि b तो वैसे ही ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड b तो b ही आ जाएगा, है ना। उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे चर्चा करते हैं। देखो हमारे पास मेन टर्म है a प्लस मॉड a इंटू बी। मैं इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 देखना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि मॉड a जो है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू माइनस a होगा। तो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि b पॉजिटिव है ना। लेकिन b तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1 है ना। b इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1।
तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, अगर मैं a प्लस मॉड a इंटू बी कर दूँ विल बी a माइनस ए बी, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा a प्लस मॉड a इंटू बी इज ग्रेटर इक्वल टू a, तो अपना कॉमन हो गया 1 माइनस बी। बट a के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव होता तो फिर तो डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है। मुझे हर एक के लिए इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं अब, और क्या कर सकते हैं, मेरा टास्क बस यही रह गया है कि मुझे इसे ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाना है। फिर से मैं बता देता हूँ, मुझे बस ये दिखाना है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मुझे बस इतना दिखाना है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस क्वांटिटी, है ना। उसके लिए ही ये सारी खुराफात अपन को करनी पड़ रही है, ठीक है। इसको मुझे ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाना है, ये अपना लक्ष्य है, दिस इज और लक्ष्य, ऐसे लिख देते हैं। क्लेम अपन को ये करना है, ठीक है। b डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 1 है ना, b डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं मॉड a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मॉड a इंटू बी विल बी ग्रेटर इक्वल टू मॉड a, और मॉड a इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू माइनस a। हो तो गया काम, ये समझ में आया ना। क्यों भाई, क्यों है, क्योंकि b पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है तो मॉड b जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। कोई इंटीजर पॉजिटिव है तो कम से कम 1 होगा ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। फिर मैंने दोनों साइड में मॉड a से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि मॉड a हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। फिर मैंने ये फैक्ट यूज किया कि मॉड a हमेशा माइनस a से ग्रेटर इक्वल टू है, तो अपने पास आ गया मॉड a इंटू बी इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस a। तो जब दोनों साइड में मैं a को जोड़ दूंगा तो a प्लस मॉड a इंटू बी विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसका मतलब सिंपल हुआ कि a माइनस मॉड a, इसको मैं लिख सकता हूँ, वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे x, तो a माइनस एक्स बी ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, जहाँ x डेफिनेटली इंटीजर है। तो इसका मतलब ये a माइनस मॉड a इंटू बी इज एन एलिमेंट ऑफ s, और इसका मतलब s नॉन एम्प्टी है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, हमने a और b दो ऐसे इंटीजर लिए हैं जहां पे b पॉजिटिव है। हमने एक सेट s डिफाइन किया है जिसमें मैं वो a माइनस एक्स बी टाइप के एलिमेंट ले रहा हूं जिसमें x ऐसा इंटीजर हो कि a माइनस बी एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव हो जाए। हमने अभी ये क्लेम करा कि इस सेट में ये वाला एलिमेंट डेफिनेटली बिलोंग करेगा a माइनस माइनस मॉड a इंटू बी। इससे ये पता चला कि s नॉन एम्प्टी है। तो व्हाट इज s? फ्रॉम हियर वी कैन से दैट s इज, यहाँ से क्या कह पाएंगे इसके बारे में, हम कह पाएंगे कि s इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। या कह दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर s इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब s हैज द लीस्ट एलिमेंट, से r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r बिलोंग्स टू s पहला, और दूसरा s हैज नो एलिमेंट्स स्मॉलर देन r, ठीक है। सबसे छोटा r ही है। अब r s में है का क्या मतलब है, r s में है और s में होने वाले एलिमेंट्स की शक्लें कैसी है, ऐसी। s में जो भी एलिमेंट है वो सारे a माइनस बी एक्स टाइप के हैं, तो मतलब ये जो r होगा ये r भी a माइनस बी एक्स टाइप का होगा। अब bx को मैं bq लिख दूं तो उससे क्या दिक्कत है, फॉर सम q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ से अपना r इक्वल टू आ गया a माइनस बी क्यू फॉर सम q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। या यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर सम r एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। r भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। अब मेरा नेक्स्ट क्लेम ये है कि जो r है वो डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है
यहाँ से पहली चीज़ कि आर जो है वो ध्यान से देखना ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, वो बाय डेफिनेशन है, क्योंकि आर इज एन एलिमेंट ऑफ एस, और एस में सारे एलिमेंट जो आते हैं वो ए माइनस बी एक्स टाइप के, वो सारे नॉन नेगेटिव भी होते हैं। तो आर बाई कंस्ट्रक्शन, बाई एग्जिस्टेंस, बाई व्हाट एग्जिस्टेंस, इट हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव। तो आर डेफिनेटली नॉन नेगेटिव है बाई द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आर। मैं ये क्लेम करने वाला हूँ कि ये जो आर है ना केवल नॉन नेगेटिव नहीं है, इनफैक्ट ये बी से छोटा भी है। सो विल क्लेम दैट आर इज लेस देन बी। लेट इट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू दिस बाई कॉन्ट्रडिक्शन। सो लेट इट पॉसिबल दैट आर इज नॉट लेस देन बी। इसका मतलब आर हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू बी, है ना। अब देखना ध्यान से, नाउ कंसिडर दिस a माइनस आर प्लस 1 इंटू बी। इसको आई कैन राइट a माइनस आर बी माइनस बी। इनफैक्ट लेट मी राइट दिस एज a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी। मुझे r प्रोड्यूस करना है। r कब आएगा? जब a माइनस क्यू बी हो मेरे पास, या a माइनस बी क्यू माइनस बी। अब ये r के बराबर हो गया, तो दिस इज r माइनस बी। और क्योंकि आपने माना है कि r b से ग्रेटर और इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव हो गया। सो दिस इंप्लाइज a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी विच इज r माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि आपने माना है कि r ग्रेटर इक्वल टू बी है ना। और जो भी a माइनस इंटीजर इंटू बी टाइप के नॉन नेगेटिव हैं वो सारे s में आते हैं। तो a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी जो है वो s में आ गया। लेकिन a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी है किसके बराबर? ये देखो r माइनस बी के बराबर है। तो इसका मतलब r माइनस बी आ गया s में, r माइनस बी आ गया s में। और साथ ही साथ आप ये कह रहे हो कि b पॉजिटिव है, तो r माइनस बी s में आ रहा है एंड b इज पॉजिटिव। सिंस b is positive, तो definitely r minus b is going to be less than r, and you are saying that r minus b is an element of s. So this is a contradiction. r नॉन नेगेटिव नंबर है और वो r से r माइनस b जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, और r माइनस b आप कह रहे हैं कि r से छोटा है और वो s में है। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि s में बिलोंग करने वाला सबसे छोटा r है, उससे छोटा नहीं आ सकता। कहाँ? S में। therefore we have a contradiction, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ this simply implies that जो आपने माना था कि r greater equal to b है is not possible, है ना। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब r has to be less than b। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। Therefore we have finally proved that a equal to bq plus r where r is something greater equal to 0 but less than b। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर a और b कोई भी दो इंटीजर है जहाँ b पॉजिटिव है, तो आपको हमेशा ऐसे q और r इंटीजर मिलेंगे कि a को आप bq प्लस r लिख पाओगे, जहाँ जो r होगा वो greater equal to 0 और लेस देन b होगा। तो एग्जिस्टेंस किसकी आई यहाँ से? एग्जिस्टेंस आई दो एलिमेंट्स की। किसकी किसकी? एक q इंटीजर की और एक r इंटीजर की। क्वेश्चन ये है कि ऐसे q और r मिल तो रहे हैं, क्या ऐसे q r एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं? मतलब ये यूनिक है या नहीं है, इसकी बात आ गई अब, है ना। जो आपको ये q मिला है, जो आपको ये r मिला है, आर दे यूनिक या फिर डिफरेंट? मतलब q और r सेट मिल जाएंगे मुझे ऐसे डिफरेंट पेयर ऑफ q एंड r, जिसके लिए ये चीज़ होल्ड कर रही होगी। तो वो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि ये जो q और r हैं दे आर गोइंग टू बी यूनिक। सो यूनिकनेस ऑफ q एंड r, यूनिकनेस ऑफ q एंड r। तो मान लो ऐसा हो, अगर लेट इफ पॉसिबल दैट r इज, सपोज करो कि भाई देर एग्जिस्ट q1 r1 एंड q2 r2 सेट ऑफ इंटीजर्स में, सच दैट a को आप b q1 प्लस r1 भी लिख पा रहे हो फॉर r1 greater equal to 0 लेस देन b, और a को ही आप b q2 प्लस r2 भी लिख पा रहे हो जहां r2 greater equal to 0 लेस देन b है। तो यहाँ से आप अगर माइनस कर दो दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू
बी इंटू Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2, या आप यूं कहें कि आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इक्वल्स व्हाट, B इंटू Q2 माइनस Q1। और अगर आप चाहें तो मॉड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मॉड लगाने के बाद क्या आएगा, यहाँ से मॉड लगाने के बाद आएगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ B इंटू मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2। चाहे Q2 माइनस Q1 का मॉड कहो, चाहे Q1 माइनस Q2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन B पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये हो रहेगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल टू B इंटू मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि B पॉजिटिव है। सो लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब देखना ध्यान से, नाउ जो आपके R1 और R2 हैं दोनों ही लेस देन B ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ है कि यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 है, यहाँ पे कहीं B है, और आपका जो R1 है या तो R1 यहाँ R2 यहाँ है, या फिर हो सकता है यहाँ पे R2 हो यहाँ पे R1 हो। पर किसी भी परिस्थिति में ये डिस्टेंस जो है वो इस पूरी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती है, हमेशा लेस देन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 है ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन B, ठीक है ना। मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज ऑलवेज लेस देन B। लेकिन बेटा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 किसके बराबर है, B इंटू मॉड ऑफ Q1 माइनस QT के, लेस देन B, है ना। तो इसका मतलब B से डिवाइड कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि B पॉजिटिव दिया हुआ है। तो जब मैं B से डिवाइड करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 इज लेस देन B बाई B, एंड डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0 तो है ही, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 इज एन इंटीजर विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि Q1 Q2 इंटीजर है। तो ऐसा इंटीजर जो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो, मतलब 1 से छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, 1 से छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 ही है बस, और कौन है। तो इसका मतलब Q1 माइनस Q2 0 हो जाएगा, और Q1 माइनस Q2 0 हो गया, इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q2 हो गया। Q1 इक्वल टू क्या हो गया, Q2। और सिंस मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वॉज मॉड B, दैट मीन्स ओनली B इंटू मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2, और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2 भी 0 हो गया। इसका मतलब R1 भी R2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट सेट ऑफ R1 R2, या कह दो डिफरेंट सेट ऑफ Q एंड R नहीं मिलेंगे। अगर Q1 R1 Q2 R2 ये दोनों ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर Q1 बराबर Q2 हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो Q और R मिलते हैं दे आर यूनिक। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट आती है फाइनली डिवीजन एल्गोरिथम। सो दिस इज इनफैक्ट डिवीजन एल्गोरिथम वर्जन 1, डिवीजन एल्गोरिथम 1। क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम 1? व्हाट डज दिस से? डिवीजन एल्गोरिथम 1 ये क्या कहता है, ये बताओ यार क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम 1 कहता है कि इफ A and B are integers with B positive, then there exist unique integers Q and R such that A equals BQ plus R and R will be greater or equal to 0 less than B। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम वर्जन 1। ये क्या कहता है कि अगर A और B आपके पास कोई भी दो इंटीजर है जहाँ B पॉजिटिव है, तो आपको ऐसे हमेशा यूनिक Q और R इंटीजर्स मिलेंगे कि A को आप BQ प्लस R लिख पाओगे, जहाँ जो R होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन B होगा। अब वर्जन 2 क्या है डिवीजन एल्गोरिथम का, वो भी लिख लेते हैं। तो उसमें बस B के ऊपर क्या नाम है पॉजिटिव वाली कंडीशन हटा दी जाती है। तो डिवीजन एल्गोरिथम सेकेंड ये कहता है कि लेट A and B be any integers with B not equal to 0
then there exists unique Q and R, there exists unique Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is greater or equal to 0 and less than mod B। तो बस ये फ़र्क आ जाता है, वहाँ B से छोटा हो रहा था, यहाँ mod B से छोटा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर A और B कोई भी दो इंटीजर हैं जहाँ B नॉन जीरो है तो आपको ऐसे यूनिक इंटीजर Q and R मिलेंगे कि A को आप BQ प्लस R लिख पाएंगे, जहाँ R ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन मॉड B हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन B हो रहा था, यहाँ पे लेस देन मॉड B हो जाएगा। और इसका प्रूफ भी ऐसे ही होगा। इनफैक्ट दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार B को पॉजिटिव लेना, एक बार B को नेगेटिव लेना। दोनों केसेस में जब B आपका पॉजिटिव होगा तब तो आपने रिजल्ट वैसे प्रूव कर रखा है, और जब B आपका नेगेटिव होगा तो माइनस B के लिए वो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, है ना, और उससे डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ जो है इसका बहुत आसान हो गया ऑब्वियसली। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूलो रिलेशन। मॉड्यूलो रिलेशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कह दो कि रिलेशन है, जिसको हम बार बार कह दो यूज़ करेंगे नंबर थ्योरी में तो खास करके। मॉड्यूलो रिलेशन क्या है, और इससे एक बड़े अच्छे ग्रुप की भी उत्पत्ति होगी, आगे चल करके हम देखेंगे कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n define a relation क्या रिलेशन? दिस। अब डिनोट तो इसको कैसे ही करें, डिफाइन अ रिलेशन मॉड n, है ना, या डिफाइन ऐसे बोलते हैं, कैसे बोले इसको, नाम मतलब नोटेशन नहीं बन रही इसकी, ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है। एज कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ डिफाइन करना वो तो बता दो। ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स एज a is related to b if and only if n divides a minus b. So there is no rocket science in verifying that this relation is an equivalence relation. You can verify very easily. So it can be verified that this is an equivalence relation. अब बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो कि दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और अब नोट करने वाली बात यह है कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है खास प्रकार से लिखा जाता है। नोट द फैक्ट that A is related to B by that relation is often, या in fact always भी बोल सकते हो, often denoted by what, that A congruent, इसको पढ़ते हैं this, इसको क्या पढ़ते हैं मैं बताता हूँ, इसको पढ़ते हैं A congruent to B mod n। क्या पढ़ते हैं? A congruent to B mod n, इसको पढ़ते क्या है? A congruent to B mod n। कहने का यही मतलब है A is related to B, so A is related to B if n divides A minus B, ठीक है। इस रिलेशन को लिखते हैं ऐसे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दैट इज जस्ट अ मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट A is congruent to B mod n if and only if n divides A minus B। ये है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। A congruent to B mod n लिखने का मतलब है that n will divide A minus B, ठीक है। और ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है, देन आप क्योंकि इसको इक्विवेलेंस आप प्रूफ ही कर लोगे, तो आप पहला चीज़ ये देख पाओगे कि A हमेशा कॉन्ग्रुएंट टू A mod n होगा। दूसरा, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है, मतलब बेसिकली यही कह रहा हूँ ना कि अगर A B से रिलेटेड है, तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर B भी A से रिलेटेड होगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। और तीसरा,
अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है ना, एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन है, तो डेफिनेटली दिस विल इम्प्लाई दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो ये तीन प्रॉपर्टी इस कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो के पास तो होंगी होंगी, क्योंकि ये जो रिलेशन है दैट कम्स आउट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन हमेशा होगा, उसके अलावा ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन होगा तो बी कॉन्ग्रुएंट भी ए मॉड एन को होगा, और अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है और बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन है तो ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट क्या, बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में एक और है, और वो ये है रिजल्ट या थ्योरम कि A will be congruent to B mod n if and only if A and B leave the same remainder when divided by n। So A is congruent to B mod n if and only if A and B leave the same remainder when divided by n। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि A will be congruent to B mod n if and only if A and B leave the same remainder when divided by n। मतलब इसका ये है कि अगर A congruent to B mod n है तो A को n से डिवाइड करो चाहे B को n से डिवाइड करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिमाइंडर R। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे प्रूव कर सकते हो, प्रूफ में कोई बहुत खतरनाक नहीं है। पहले मान लेते हैं फॉरवर्ड पार्ट में हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि दैट A एंड B व्हेन डिवाइडेड बाय n दे लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब A और B को n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि A को n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मान लो R आ गया, R1 आ गया, और मान लो B को n से डिवाइड करने पे लेट मी से रिमाइंडर R2 आ गया। ठीक है, तो R1 क्या होगा, R1 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन n होगा, और ऐसे ही R2 भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 एन लेस देन n होगा। अब अगर मैं a माइनस बी करूँ तो यहाँ से a माइनस बी क्या आएगा, तो यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा n इंटू Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R1 माइनस R2। यहाँ पे याद रखना कि R1 R2 दोनों नॉन नेगेटिव और लेस देन n है। अब ये बताओ नाउ A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि n डिवाइड्स A माइनस बी, n डिवाइड्स A माइनस बी। और बेटा अगर n A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है ऑल्सो n डेफिनेटली डिवाइड्स एनी मल्टीपल ऑफ n, मतलब n विल डिवाइड Q1 माइनस Q2, n इंटू Q1 माइनस Q2 को तो डिवाइड करेगा ही ना। क्यों करेगा, क्योंकि n का मल्टीपल है, दिख तो रहा है n इंटू समथिंग u, है ना। अब n इसको भी डिवाइड कर रहा है, ध्यान सुनना, n A माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है और n जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है n इंटू Q1 माइनस Q2 को। तो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली व्हाट, n विल डिवाइड R1 माइनस R2। क्यों, इधर देखो ना, क्योंकि जो R1 माइनस R2 है दैट इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ से निकालो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस बी माइनस n इंटू Q1 माइनस Q2, है ना। अब जो आपका n है इसको भी डिवाइड कर रहा है, n इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो डिफरेंस को डिवाइड करेगा, इसका मतलब n डिवाइड्स R1 माइनस R2। ठीक है, n डिवाइड्स R1 माइनस R2। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, अगर n R1 माइनस R2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब n विल डिवाइड व्हाट, R1 माइनस R2 का मॉड एज वेल, क्योंकि मॉड R1 माइनस R2 या तो R1 माइनस R2 आएगा या तो R2 माइनस R1 आएगा। n क्योंकि R1 माइनस R2 को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली R2 माइनस R1 को भी डिवाइड करेगा, मतलब मॉड को डिवाइड करेगा। ठीक है,
अब अगर n डिवाइड कर रहा है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 को, तो जो डिवाइड कर रहा है ना, जो डिवाइड कर रहा है आपका, जिसको डिवाइड कर रहा है उससे लेसर इक्वल टू होना चाहिए। अभी हमने बताया था, इसका मतलब मॉड n विल बी लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मॉड n तो n है, इसका मतलब n विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, नहीं। अब R1 R2 के बारे में आप क्या जानते हैं? R1 R2 के बारे में आप क्या जानते हैं? या ऐसे देखो, ध्यान से सुनना, ऐसे ठीक है, ये भी लॉजिक सही है, बट उससे हमको वो हासिल नहीं हो रहा जो हम करना चाह रहे हैं। हमको दिस को प्रूव क्या करना है? हमने कहा है कि a को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर R1 आ रहा है, b को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर R2 आ रहा है, और हम ये प्रूव करने चले हैं कि a और b को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आते हैं। मतलब मुझे क्लेम करना है कि R1 बराबर R2 है, हमको प्रूव करना है R1 बराबर R2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि n डिवाइड्स R1 माइनस R2। अब अगर R1 R2 के बराबर नहीं है, ध्यान सुनना, लेट इट पॉसिबल R1 माइनस R2 जीरो नहीं है, मतलब R1 R2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि फिर R1 माइनस R2 जो है वो पॉजिटिव होगा मॉड करने पे। और n डिवाइड कर रहा है, ध्यान सुनना, n डिवाइड कर रहा है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 को, इसका मतलब n हैज़ टू बी लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट मी कॉल इट स्टार 1। अब आप देखो विडंबना क्या है। विडंबना ये है कि जो R1 R2 है ना, वो ये दोनों बेचारे n से छोटे हैं, तो मजाल नहीं है कि R1 माइनस R2 का मॉड n से बड़ा हो जाए। पर यहाँ तो आप कह रहे हो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, बट यहाँ आप कह रहे हो कि स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो देयरफॉर दीज टू थिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, है ना। सो स्टार 1 एंड स्टार 2, स्टार 1 एंड स्टार 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, है ना। इसका मतलब हमारा ये मानना, क्या मानना, कि R1 माइनस R2 नॉन जीरो है, वो गलत है। देयरफॉर R1 माइनस R2 नॉट इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना, इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल नहीं है, फिर इसका मतलब इसको जीरो ही होना पड़ेगा, मतलब R1 माइनस R2 हैज़ टू बी जीरो, और इसका मतलब R1 इक्वल टू R2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया R1 इक्वल टू R2। तो हो गया। तो आपने देखा कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, तो A और B को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रूव द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या है अपना? कन्वर्स पार्ट में है कि मान लो कन्वर्स पार्ट में अपने को दिया है कि A एंड B लीव द सेम रिमाइंडर when divided by n, when divided by, so मान लेते हैं कि भाई a को n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर r आ रहा है, और फिर इसका मतलब b को भी जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r आएगा। तो मान लो ये n q1 प्लस r आ गया, और मान लो b कुछ n q2 प्लस r आ रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? a और b को n से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आ रहा है, माने मान लिया कि वो रिमाइंडर r आ रहा है दोनों के केस में। अभी अलग बात है कि r लेस देन n होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, है ना। अब यहां से अगर मैं a माइनस बी करूं तो ये r तो कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, q1 माइनस q2 आ गया। सो दैट मीन्स a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ n, दैट मीन्स n डिवाइड्स a माइनस बी। और अगर n डिवाइड करे a माइनस बी को, तो इसका मतलब a इज रिलेटेड टू b, दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। यही तो डिफाइन किया था आपने, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n का मतलब दैट n डिवाइड्स a माइनस b। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने ये देखा कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है तो a और b को n से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर प्राप्त होगा, और अगर a और b को n से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो a विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? मतलब इसको अगर आप ऐसे समझना चाहें, एक तो एग्जाम्पल समझाना पड़ता है, अगर थोड़ा दुख वाला कार्य होता है,
थ्योरम को एग्जाम्पल से समझाना इज अ बेइज्जती ऑफ कंसेप्ट्स। देखो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि जब भी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड n है, n से a को डिवाइड करो चाहे b को डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम आएगा। द सिंपल थिंग। अब इसको दिमाग में घुसाने के लिए आप चाहे 1000 एग्जाम्पल बना डालो, सिंपल सा फंडा। जैसे अगर मैं देखूं तो 4 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 2 और नॉट, ये a है, ये b है और ये n है। a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n होगा ना, अगर a को 4 लिया जाए, b को 6 लिया जाए, n को 2 लिया जाए। अब अगर मैं रिमाइंडर देखूं, रिमाइंडर व्हेन a इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2, कितना रिमाइंडर आएगा? 0। और इसी प्रकार से रिमाइंडर व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू 6 इज डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2, दैट इज ऑल्सो 0। समझ रहे हो? तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n अगर है तो a और b को n से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आएगा। यही कह रहे, 0 ही आएगा हमेशा, जरूरी नहीं है, बट सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, यहाँ 0 आ गया बट जरूरी नहीं हमेशा 0 आए। ठीक है, आप यहाँ पे 5 3 ले लेना, तो 5 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा, और 3 को भी 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। ऐसे कर लेना। 5 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2 होगा कि नहीं, क्योंकि 5 - 3 को 2 डिवाइड करता है। और अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, सो रिमाइंडर व्हेन a इक्वल टू 5 इज डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2, तो वो 1 आएगा। और ऐसे ही रिमाइंडर व्हेन b इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2, तो वो भी 1 आएगा। समझ रहे हो? इज 1, यहाँ पे भी इज 1 लिखो, बराबर 1 लिखने पे ऐसा लग रहा है n - 2 को 0 रख के n की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो जब भी a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n होगा, a और b को n से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर रिलेशन में। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला चीज, मान लीजिए कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, और मान लीजिए कि c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n है। अच्छा बेटा, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, इसका क्या मतलब है? यहां से क्या इंप्लाई होगा? यहां से इंप्लाई होगा दैट n डिवाइड्स a माइनस b, और यहां से इंप्लाई होगा n डिवाइड्स c माइनस d। तो अगर n a माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है, n c माइनस d को भी डिवाइड कर रहा है, तो कैन आई राइट दिस n डिवाइड्स their sum, that means a minus b plus c minus d. That means I am saying कि n divides a plus c और minus b plus d, right? तो अब अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ कि भैया कैपिटल A इज और a plus c और कैपिटल B इज और a प्लस सी एंड कैपिटल B इज और b प्लस डी, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है? इस लाइन से यहाँ से क्या मिल रहा है अपने आप को? मतलब अपने आप को नहीं, हम सबको यहाँ से अपने को मिल रहा है क्या कि n डिवाइड्स a माइनस बी, है ना। ये a है और ये b है, और अगर n डिवाइड से माइनस बी, तो बच्चे को पता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, ये तो डेफिनेशन होती है ना। लेकिन a किसको बोला है आपने? a आपने बोला है a प्लस सी को, सो a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b किसको बोला है? b प्लस डी को, b प्लस डी मॉड n। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आया अपने पास वो ये आया कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है और c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n है, तो फिर a प्लस सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड n। अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n है, तो a प्लस सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड n। ये अल्टीमेटली अपने पास रिजल्ट आया कि इन दोनों को जोड़ दोगे और इन दोनों को जोड़ दोगे
तो इन दोनों का सम जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा इन दोनों के सम मॉड्यूलो n में। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट इधर देखो। इसी प्रकार से मान लीजिए A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है और C कॉन्ग्रुएंट टू D mod n है। तो आपको पता ही है इसका मतलब है n डिवाइड्स A माइनस B और इसका मतलब है n डिवाइड्स C माइनस D। लेट मी कॉल देम 1 and 2। नाउ कंसिडर करते हैं ये AC माइनस बी डी। AC माइनस बी डी को मैं AC माइनस B इंटू सी प्लस B इंटू सी माइनस B इंटू डी लिख सकता हूँ। मैंने B इंटू सी प्लस किया है और B इंटू सी माइनस किया है। इससे फ़ायदा होगा कुछ अपना। क्या फ़ायदा होगा देखना। तो यहाँ से फ़ायदा ये होगा, यहाँ से अपना फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ से C ले लूँगा कॉमन एंड आई विल बी लेफ्ट विद A माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगा B कॉमन एंड आई विल बी लेफ्ट विद C माइनस डी। तो जो AC माइनस बी डी है, जो अपना AC माइनस बी डी है, वो इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। AC माइनस बी डी इज दिस। थोड़ा और ऊपर से लिखना पड़ेगा इसको, है ना। अब इससे क्या ज्ञान मिलता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। n A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, n C माइनस डी को डिवाइड कर रहा है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक A है जो B और C दोनों को डिवाइड कर रहा है तो B और C के हर इंटीजर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि n A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है और n C माइनस डी को डिवाइड कर रहा है। और इधर जो चीज़ लिखी है आपने, ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि A माइनस बी और C माइनस डी का ही इंटीजर कॉम्बिनेशन है। इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स AC माइनस बी डी। और अगर n डिवाइड कर रहा है AC माइनस बी डी को, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलो रिलेशन आपको पता है इसका मतलब होता है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड n। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड n। तो यहाँ से क्या ज्ञान मिला आपको, यहाँ से ज्ञान ये मिला कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, C कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड n है, तो A इंटू C करोगे और B इंटू D करोगे तो A इंटू C जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू D मॉड n होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। आगे चलते हैं, थर्ड। ठीक है ना। अब देखना जरा ध्यान से। मान लीजिए कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है। लेट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। A कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, B मॉड n। बेटा अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पाएंगे कि मैं दोबारा अगर लिख दूँ, ऐसे सुनना ध्यान से, A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, तो किसी को बुरा थोड़ी लग जाएगा, होगा ही होगा। और अगर ऐसा है तो जब मैं A इंटू A करूँगा तो A इंटू A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू B मॉड n। अभी मैंने बताया था आपको, है ना। अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, C कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड n है, तो AC कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n होता है। अभी जस्ट पहली वाली प्रॉपर्टीज़ के जस्ट पहले वाली। तो यहाँ से आ गया A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड n। ठीक है, तो अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है तो A स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड n। अब अगर मैं दोबारा फिर से लगा दूँ वही क्या नाम है जो रिजल्ट हमने यूज़ किया था, तो A और A स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, B और B स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यूजिंग दैट रिजल्ट रिपीटेडली व्हाट वी कैन सी इज A इंटू A स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू B स्क्वायर मॉड n। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस, क्या यहाँ से अपने पास आ जाएगा कि A क्यूब विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B क्यूब मॉड n। अब इसी को अगर मैं कंटिन्यू करता रहूं तो मैं देख सकता हूं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आप देख सकते हैं कि A की पावर कुछ भी k कर दो, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B की पावर k मॉड n फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है तो A की हर पावर k विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B की द सेम पावर k मॉड n। ये बहुत मददगार रिजल्ट है, आगे चल करके हम इसका उपयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल जस्ट आप ये याद रखना कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है
तो a की पावर k विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k mod n। और इसको इस प्रकार से भी इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है एंड px इज सम पॉलिनोमियल से c0 प्लस c1x plus c2x square and so on ck(x to the power k where all these ci's are integers for every I running from 1 to up to in fact 0 1 up to चलता ही जाओ कहाँ तक k तक and k is what k is सब नेचुरल नंबर obviously पावर सब नेचुरल नंबर आएगा। तो अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो देखो अगर मैं pa निकालूंगा तो pa क्या आएगा, pa will be c0 plus c1a plus c2a square and so on ck(a to the power k and what will be pb, so pb will be c0 plus c1b plus c2b square plus so on ck(b to the power k, so what will be pa minus pb। तो बेटा pa माइनस pb करोगे तो c0 तो कैंसिल, बचेगा c1 a माइनस b, फिर यहाँ से c2 कॉमन हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड सो ऑन लास्ट में अपने पास आ जाएगा ck(a to the power k माइनस b to the power k। अब आप ये देखो कि क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है, अभी आपको एक रिजल्ट बताया था मैंने कि जब भी a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n होता है तो a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k mod n हो जाता है। और ये 1 2 k के लिए नहीं होता, ये हर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए होता है, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो जो आपका a माइनस बी है इसका क्या मतलब होता है, a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k mod n, इसका मतलब होता है n विल डिवाइड a की पावर k माइनस b की पावर k फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसको चाहे तो आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। और अब देखना ध्यान से, नाउ इधर देखो a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k mod n for every n belongs to natural every k belongs to natural numbers। इसका मतलब ये हुआ कि n will divide a की पावर k माइनस b की पावर k for every k belongs to natural numbers। तो मतलब ये हुआ ना, बस बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो n होगा n डिवाइड करेगा a माइनस b को भी, n डिवाइड करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भी, है ना, k कुछ भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, n विल डिवाइड a क्यूब माइनस b क्यूब को भी, है ना, एंड सो ऑन n विल डिवाइड a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k एज वेल। तो n इन सबको अगर डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो जो इनका इंटीजर कॉम्बिनेशन आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। और इनका इंटीजर कॉम्बिनेशन कौन है, तो बेसिकली यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि n विल डिवाइड द इंटीजर कॉम्बिनेशन दैट मीन्स c1 इंटू a माइनस बी प्लस c2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड सो ऑन ck इंटू a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k, इसको डिवाइड करेगा, राइट, इस चीज़ को, पूरी चीज़ को। लेकिन ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ बराबर है pa माइनस pb के। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा दैट मीन्स n डिवाइड्स pa माइनस pb, n डिवाइड्स pa माइनस pb। तो हो गया, इसका मतलब pa इज कॉन्ग्रुएंट टू pb mod n, ठीक है। सो इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n देन pa विल बी कॉन्ग्रुएंट टू pb mod n। दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग। इफ a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n देन वी आर गेटिंग दैट pa विल बी कॉन्ग्रुएंट टू pb mod n, ठीक है। ये रिजल्ट भी हमारे काम का है, इसको भी हम उपयोग में लाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस समझते चलिए कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो pa विल बी कॉन्ग्रुएंट टू pb mod n, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हो गया अपना नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा। अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n तो डेफिनेटली k इंटू ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू k इंटू b mod n। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर, बट नॉट कन्वर्सली।
नॉट कन्वर्सली मतलब अगर के कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड एन है तो जो नहीं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू 4 मॉड 2 है कि नहीं। 2 3 6 माइनस 2 चौक 8 तो आएगा -2 और -2 को 2 डिवाइड करता है तो ये सही है। तो बेसिकली आपका ये k हो गया, ये k हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। सो k कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड n है बट 3 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 2 क्योंकि 3 - 4 -1 आएगा और वो 2 से डिवाइड नहीं होता। सो a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। ठीक है, ये आपका n है। तो अगर k कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड n है तो जो नहीं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n हो, मतलब दोनों साइड k लगा तो सकते हो अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो n में, लेकिन दोनों साइड में अगर k है तो हटा नहीं सकते हो। लगा सकते हो दोनों साइड के बट हटा नहीं सकते हो, कैंसिल नहीं हो सकते, कैंसिलेशन लॉज होल्ड नहीं करते मॉड्यूलो में। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये कि कभी नहीं करेंगे सर कि कभी कर भी सकते हैं। तो उसके लिए एक रिजल्ट है कि भाई अगर तुम्हारा बहुत मन कर रहा है इसको हटाने का, दैट मीन्स अगर k कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड n है ना, तो बेटा याद रखना a विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n अपॉन में GCD ऑफ KNN। तो मॉड्यूलो जो है n नहीं रह जाएगा, मॉड्यूलो कुछ m हो जाएगा जहां m विल बी n अपॉन GCD ऑफ KNN। तो अगर आपको हटाना है तो बस ये n चेंज करना पड़ेगा, यही सेम n के लिए नहीं होगा a b के कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अगर n की जगह n अपॉन GCD ऑफ KNN कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। और इसी का एक रूप आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर KA कॉन्ग्रुएंट टू KB मॉड n है ना, और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि GCD ऑफ K एंड N इज 1, उस केस में आप K को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये रिजल्ट क्या कहता है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड N अपॉन GCD ऑफ KNN, GCD ऑफ KNN 1 है तो इसका मतलब A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड N। तो अगर K और N का GCD 1 है, अगर K और N का GCD 1 है, उस केस में अगर K कॉन्ग्रुएंट टू KB मॉड n है तो A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। ठीक है, तो ये है आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल शुड नो। ठीक है, ओके। तो बस बेटा आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है नंबर थ्योरी वाला पूरा हिस्सा हम कंक्लूड करेंगे एंड विल बी फिनिशिंग द नंबर थ्योरी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।